नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यों की ये टीम है और आज हमारी कोशिश है बाजार की प्लेइंग 11 बनाने की। जी हां, प्लेइंग 11 यानी कि कौन से वो बाजार के 11 खिलाड़ी या फिर अगर हम 15 खिलाड़ियों की बात कर लें जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपके सिर जीत का सेहरा सजेगा। ये वो खिलाड़ी हैं जो निश्चित तौर पर आपके पोर्टफोलियो को गुलजार करेंगे, जबरदस्त रिटर्न देने का क्षमता रखते हैं, चौके छक्के धूम धड़ाके इनकी पहचान है। तो हर एक खिलाड़ी जो भारतीय टीम में इस वक्त शामिल है उसके मुकाबले का, उसके टक्कर का, उसके फितरत से मिलता हुआ, उसके नेचर से मिलता जुलता एक शेयर आज हम चुनेंगे और इसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि ये खिलाड़ी आपको भरपूर कमाई कराने का दम रखते हैं। लेकिन यही नहीं, इन खिलाड़ियों को हम अपने पैरामीटर्स पर परखेंगे, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिर इनमें कितना दम है और कितना रिटर्न देने की ये ताकत रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाजार के प्लेइंग 11 की। और सबसे पहला खिलाड़ी जो आपके जहन में होगा वो होता है कप्तान, यानी कि टीम का मुखिया, जो आपके पोर्टफोलियो को लीड करेगा। ना बाजार की भाषा में बात करें कि अगर एक खिलाड़ी अगर ना भी चले तो वो कम से कम दिशा देने की ताकत रखता हो। तो भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। लेकिन रोहित शर्मा आपकी टीम में कौन सा शेयर है ये शरद से जानेंगे। शरद बताइए, आपने किसको चुना है रोहित शर्मा के मुकाबले? भारतीय बाजार में ये कौन सा खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा से कॉम्पीट कर सकता है? ये देश का सबसे बड़ा बैंक है और याद रखिए निफ्टी में जो है एचडीएफसी के मर्जर के बाद 15% वेटेज आता है। अभिषेक, ये है एचडीएफसी बैंक। ये जो है रोहित शर्मा जो है उस पर फोकस करने वाली ये स्टॉक हमने ली है। अब याद रखिए ये वन ऑफ द टॉप 10 लिस्टेड बैंक्स में आ गई है अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें। और इंटरेस्टिंगली जब मर्जर के बाद बहुत सारे सिनर्जीज देखने मिल रहे हैं और बाजार का भी नज़रिया है कि आगे जाते हुए जो क्रेडिट साइकिल होती है जहाँ पे एडवांसेस लोन्स में बढ़ोतरी देखने मिलती है, उसके कारण जो ये बहुत बड़ा एक दिग्गज प्लेयर है और ये कप्तान भी है। तो इस हिसाब से जो है हमने एचडीएफसी बैंक को लिया है। ठीक है, तो भारतीय बाजार का रोहित शर्मा यानी कि एचडीएफसी बैंक। जी हां, वेटेज के लिहाज से निफ्टी में करीब करीब 14% का हिस्सा, निफ्टी बैंक में 29% का हिस्सा और सबसे बड़ा बैंक है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भरपूर है। तो रोहित शर्मा को कप्तानी की जिम्मेदारी दी है शरद ने। भारतीय बाजार की जो टीम बन रही है, आज जो प्लेइंग 11 बन रही है अगर हम मार्केट की बात करें तो, लेकिन दो एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं जिनसे जरा समझते हैं कि आखिर कितने दमदार हैं। क्या रोहित शर्मा तो लंबे चौड़े छक्के लगाते, चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक थोड़े समय से खामोश है। क्या थोड़ा फॉर्म खराब है या ये लंबा चलेगा? क्यों कहते हैं ना कि फॉर्म इज ए टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। एचडीएफसी बैंक की क्लास को लेकर सवाल खड़े नहीं कर सकते। तो हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट हैं, गौरांग शाह और राघवेंद्र केडिया। गौरांग जी और राघवेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। आज हम सर गपशप कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये शरद चुनकर लेकर आए हैं और उन्होंने कप्तानी की जो जिम्मेदारी दी है वो दी है रोहित शर्मा को। एचडीएफसी बैंक को चुना है रोहित शर्मा की जगह पर। आप ये बताइए कि कितने आप सहमत हैं? आपको लगता है कि कप्तानी के लायक है? हालांकि थोड़ा सा फॉर्म ढीला ढाला अभी चल रहा है मर्जर के बाद, अगर हम स्थिति को देखें तो आप कितना भरोसा जताएंगे इस पर लॉन्ग टर्म में? अभिषेक, ये प्रश्न हमारे लिए है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और इस शो पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जिस तरीके से विश्लेषण हो रहा है और जो मर्जर की प्रक्रिया हुई और जो बैलेंस शीट अब हमारे सामने है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में, मेरे ख्याल से मैं शायद गलत नहीं होऊंगा अगर ये कहता हूं कि ये मेरे ख्याल से वित्तीय ब्रह्मांड में अगर आप देखने जाएं तो सबसे मजबूत बैलेंस शीट एचडीएफसी बैंक की अब हो गई है। इतिहास अगर आप देख ले पिछले 5, 10, 15 सालों का, जब से ये बैंक स्थापित हुई है तब से लंबी अवधि के निवेशकों को अपने निवेश में बहुत ही शानदार तरीके से वृद्धि हुई है। 10-15%, कभी कभी ज्यादा सालाना आपको रिटर्न मिल जाता है। और हमारी निरंतर लगातार निजी क्षेत्र के बैंक में सर्वोच्चम पसंद अगर आप हमें पूछते हैं तो वो एचडीएफसी बैंक रही है काफी लंबे समय से।
हाँ, एक बात है कि मर्जर की प्रक्रिया के बाद जो उम्मीद थी उसके धारणा के आधार पर हमने ऊपर की तरफ के दायरे नहीं देखे, लेकिन अगर हम ये विचारधारा रखते हैं कि भारत भारत देश हमारा जो है वो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा, तो हमारी समझ ये कहती है अभिषेक के वित्तीय क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान इसमें जरूरी होगा। और ऋण की जो मांग है वो आने वाले वर्षों में निरंतर बढ़ती जाएगी। एसेट क्वालिटी में सुधार, प्रोविजनिंग नीचे की तरफ और लोन बुक ग्रोथ। अगर आप लक्ष्यांक की बात करें तो लंबी अवधि के लिए 2000 तक के लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये जो भी सुझाव हम हमारे तरफ से आ रहा है आज अभिषेक, ये T20 या वनडे नहीं है, ये टेस्ट मैच है। यानी कि आवश्यक ये होगा आपके लिए कि अगर आप निवेश करने का निर्णय बना लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त समय सीमा होनी चाहिए लंबी अवधि की। ठीक है, समय आपको ठीक ठाक देना होगा। और जी हाँ, ऐसे जो शेयर होते हैं उनको समय आप दे भी सकते हैं, क्योंकि न तो उनकी बैलेंस शीट को लेकर सवाल है, न मैनेजमेंट की क्वालिटी को लेकर सवाल है, यानी कि क्लास भरपूर है। और रोहित शर्मा लंबे छक्के लगाते हैं और एचडीएफसी बैंक ने भी ये काम किया है। साल दर साल जिस तरह से इसने अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखा है, और अब तो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ आने के बाद इनकी क्षमता और बढ़ गई है। तो भरोसा आप कायम रखिए आप एचडीएफसी बैंक पर, यानी कि बाजार के रोहित शर्मा पर। लेकिन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए शुभमन गिल हैं। नए खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन अगर आप उनके स्ट्राइक रेट की बात करें, अगर उनके एवरेज की बात करें, तो दुनिया के कुछ शीर्ष जो खिलाड़ी हैं जो 1000 रन बना चुके हैं, उनमें शुभमन गिल का भी नाम आता है। जी हां, ओडीआई में उनका जो औसत फिलहाल चल रहा है वो है 60 से भी ज्यादा का, थोड़ा चौंकाने वाला है। तो इनसे मुकाबला करने के लिए या फिर इनके टक्कर का एक बाजार में खिलाड़ी खोजने के लिए थोड़ी सी मशक्कत तो जरूर करनी पड़ेगी। और मशक्कत इसलिए भी है क्योंकि हमें थोड़ा सा नया नवेला खिलाड़ी खोजना पड़ेगा। शरद, शुभमन गिल बताइए, बाजार का शुभमन गिल आपकी नजर में कौन है, किसको आपने चुना है? जी बिल्कुल अभिषेक, शुभमन गिल जो बाजार का है वो है आइडिया 4 जो हमने चुना है। रिसेंटली लिस्टेड हुई है और बहुत शानदार लिस्टिंग जो है गेंस देखने मिली है। ऑलमोस्ट अपने आईपीओ प्राइस में भी से जो है लिस्टिंग प्राइस से 50% ऊपर है। और याद रखिए ये एक थोड़ी यूनिक कंपनी भी है। आपके जो ड्रोन की जो अनमैन्ड सर्विसेज देती है, एरियल सर्विसेज देती है, उसमें 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये भी बता लूँ कि जो आप इन भारत की ड्रोन मार्केट है वो 18 गुना बढ़ने वाली है। और अगर आंकड़े के बारे में बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं $100 बिलियन का ये पूरा एक बाजार होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं अभिषेक, ये छोटे समय पे जो है बड़ा इम्पैक्ट कर गई है। और ये जो थीम है ड्रोन की, इस पे भी फोकस रहेगा। ठीक है, आइडिया 4 ड्रोन मार्केट, सरकार का भी फोकस इस पर, और ड्रोन रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं अब वो बढ़िया उसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और इसीलिए शुभमन गिल से अगर तुलना करने के लिए कोई खिलाड़ी चाहिए बाजार में तो शरद ने चुना है आइडिया 4 को। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शरद का जो सिलेक्शन है आइडिया 4 का, क्या उससे सहमत आप हैं? शुभमन गिल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, जो टेम्परामेंट है, क्या आइडिया 4 में आप देख रहे हैं या फिर रिप्लेसमेंट आपकी नजर में कोई बेहतर है इसे? अगर है तो वो भी बताइए और आइडिया 4 के बारे में भी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग शरद। मुझे लगता है आप लोग इतना अच्छा चयन कर रहे हैं कि आपको एक्चुअली क्रिकेट टीम के भी सिलेक्शन कमेटी में जाना चाहिए। आइडिया 4 एक बहुत अच्छा रेप्लिकेशन है शुभम गिल का, जो कि एक ऑल फॉर्मेट्स में खेलते हैं। तो आइडिया 4 का भी मैनेजमेंट काफी अच्छा है। इसका जो मार्केट शेयर है 50% प्लस है। तो एक इकोनॉमिक मोड जो है, कल को किसी को ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी में लॉन्च करना है, कंपटीशन आना है, तो ये इतना आसान नहीं है। देयर आर मैसिव एंट्री बैरियर्स। कोई भी अगर बड़ी कंपनी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी में एंटर करती है तो इट्स अ वेरी एडवांस साइंटिफिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट, प्लस मार्केट शेयर कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके चलते आइडिया 4 एक काफी अग्रेसिव प्लेयर रहेगा। अग्रेसिव का मेरा मीनिंग है कि इसके मार्जिन्स काफी अच्छे रहेंगे और इसका जो लीडरशिप पोजीशन है वो हिलाना मुश्किल रहेगा। तो ये एक वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट करेगा, जो एक आउट परफॉर्मेंस है वो जनरेट करेगा। जैसा कि आपने इसकी एनालॉजी कंपैरिजन ड्रॉ किया शुभम गिल से, जो रन रेट को पिकअप कर देते हैं, स्लॉग ओवर्स में एक्स्ट्रा रन्स मार देते हैं, ऑल फॉर्मेट्स में खेलते हैं, ओडीआई, T20, टेस्ट मैच। आइडिया 4 कैन बी दैट स्टॉक फॉर योर पोर्टफोलियो।
ठीक है, आइडिया फूड्स का सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल सही है। आपके पोर्टफोलियो में जगह पाने की आपकी ड्रीम 11 प्लेइंग 11 में जगह पाने की काबिलियत रखता है, इस पर मोहर लगा दी है राघवेंद्र जी ने। लेकिन अगला जो खिलाड़ी है, अब उसके लिए ना बहुत ही एक खास प्लेयर कोई चुनना पड़ेगा बाजार में से। वो नाम है विराट कोहली का। रन मशीन भी बोलते हैं विराट कोहली, और जब से उनका डेब्यू हुआ है 2008 में, उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और उसी टक्कर की एक कंपनी भी शरद चुनकर लेकर आए हैं। शरद, निश्चित तौर पर इसके बारे में आपने ना काफी ज्यादा समय व्यतीत किया होगा कि आखिर विराट कोहली 10,000 से रन ओडीआई फॉर्मेट में उनके ज्यादा हैं, टेस्ट के भी माहिर हैं, T20 में भी उन्होंने काफी इनोवेट किया है, लंबे समय तक वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने रहे। तो थोड़ा ट्रिकी आपके लिए रहा होगा शरद, क्यों? बिल्कुल ट्रिकी तो था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आता है, वो है 10,000 का। 10,000 के दो आंकड़े, एक तो उनके ओडीआई रन्स हैं, वो भी 10,000 के ऊपर है, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि मारुति जो है स्टॉक, उनका भी स्टॉक प्राइस 10,000 के ऊपर है। ऑफकोर्स देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और ऑल द ईयर्स डिकेड्स एक अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। अब देखा जाए तो मार्केट शेयर जो है हाल ही में जो उनकी बढ़ने लगी है अप्रैल से, और याद रखिए जो एसयूवीज है वहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है, और जो आगे जाते हुए इनका जो प्लान है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, जो एनुअल प्रोडक्शन है उनका लगभग 20 लाख गाड़ी का, वो बढ़ के 40 लाख हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आगे जाते हुए भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और विराट कोहली जैसा आप कह सकते हैं कि हर मैच पे जो है, हर इंपॉर्टेंट मैच में जब रिक्वायरमेंट आती है इकोनॉमी की, ऑटो की, उस तरह जो है मारुति सुजुकी परफॉर्म करता है। और आप स्टॉक प्राइस देख लीजिए, उनके वनडे इंटरनेशनल के नंबर्स देख लीजिए, रन्स कितने बनाए हैं, तो ये 10,000 के ऊपर आ रहा है आंकड़ा। ठीक है, तो शरद ने एक चीज तो बहुत अच्छी कोरिलेशन ये निकाली आपने कि 10,000 उनके रन ज्यादा हैं ओडीआई में, 10,000 से ज्यादा, और आपने 10,000 रुपए की प्राइस वाला एक शेयर चुन लिया। और परफॉर्मेंस को लेकर भी कोई किसी को शक होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से मारुति का प्रदर्शन रहा है, मतलब जब से ये कंपनी आई है, 1982 में आई थिंक की शुरुआत हुई थी, मारुति उद्योग लिमिटेड की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से कमाल का प्रदर्शन। जापानीज प्रमोटर जरूर है अब, लेकिन अमेजिंग हमने तेजी देखी है मारुति के शेयर में, और 10,000 रुपए का आंकड़ा भी छू लिया है। एक और चीज मारुति ने की है, वो ये है कि अब कहा यह जाता था कि मारुति ने लग्जरी गाड़ियां उतनी नहीं बना पाती है, यूजर एंड के लिए ठीक है, कंफर्ट वाला थोड़ा मसला रहता है, एसयूवी नहीं बनाती है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के बारे में यह कहा जाता है कि नहीं, रन तो बनाते हैं, एक्सेलरेट भी करते हैं, लेकिन लंबे छोटे छक्के नहीं लगा पाते हैं। तो हाल फिलहाल मारुति ने अच्छी गाड़ियां बनाई, और विराट कोहली की बात करें तो हालिया आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, बड़े बड़े 6, मतलब कि जो स्ट्राइक रेट है छक्कों का ना, वो बढ़ गया है। तो ये कोरिलेशन बढ़िया है। लेकिन गौरांग सर, जरा आप बताइए, मारुति विराट कोहली बाजार का, ये आगे भी ये रन बनते रहेंगे, ये चौके छक्के मारुति के शेयर में लगते रहेंगे, इसकी आपको कितनी उम्मीद है? और क्या ये सिलेक्शन, ये चुनाव आपको भी ठीक लग रहा है? मेरे ख्याल से शरद ने जो भी विश्लेषण किया है मारुति को लेकर के, और जो तुलना की है, उसमें मेरे ख्याल से कोई भी दो राय नहीं हो सकती है। और हाल ही में आपको याद होगा अभिषेक, मारुति ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सुजुकी का जो उत्पादन क्षमता गुजरात में है वो प्लांट खरीदने की बात की थी, जिससे बाजार को थोड़ी बहुत निराशा हुई थी। लेकिन अगर आप दृष्टिकोण लंबी अवधि का रखते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही मजबूत कारोबार की रणनीति को लेकर के मारुति सुजुकी अब आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ पहले कहा जाता था कि मारुति की तरफ से जो भी गाड़ियां आती है बाजार में, वो ज्यादातर उनकी कीमतें 10 से 12 लाख या 15 लाख तक सीमित हो जाती है। लेकिन हाल ही में जो मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो एक हाई एंड एमयूवी या एसयूवी इनविक्टो नामक जो बाजार में उतारी है, उसकी कीमत करीबन 20-22 लाख से शुरू होती है, और फिर वो निर्भर करता है आपको कौन से सेगमेंट में कौन सी मॉडल खरीदनी है, और ऊपर की तरफ जाम जाते हैं। आने वाले भविष्य में भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से उनकी योजनाएं खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के और बाकी अन्य प्रोडक्ट ऑफरिंग बढ़ाने के लिए, और भारत में स्थापित मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी है, यहाँ पर भी काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, और लंबी अवधि के लक्ष्य जो हम लेकर के चल रहे हैं वो करीबन 11,140 के आसपास का लक्ष्य है। तो अगर निवेशित आप हैं तो निवेशित रहें, और अगर नहीं है तो गिरावट पर बाजार में आप मारुति में खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं।
एक साल के लिए 11,140 रुपए का लक्ष्य मारुति के लिए गिरावट पर आपके लिए खरीदारी का मौका बेहतर बनेगा। लेकिन अगली जो दो पोजीशन है 4 और 5, नंबर 4, नंबर 5, चयनकर्ताओं को थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई और इस मुश्किल को आसान करने का उन्होंने तरीका ये खोजा कि जो इन दो खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला था ना, उन दोनों को टीम में जगह दे दी। क्योंकि आप 15 खिलाड़ी चुन सकते हैं तो आपके पास लिबर्टी है, तो शायद इंटरचेंज करके टीम में इस्तेमाल करें। वो हैं श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव। पहले श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं। वनडे में करियर बहुत बड़ा नहीं रहा है, करियर छोटा है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। छक्के अच्छे मारते हैं, स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं और मतलब सिचुएशन कोई भी हो वहां पर अपने आप को अच्छे से स्टेब्लिश कर लेते हैं। जहां भी उनको मौका मिला है अपनी उपयोगिता इन्होंने साबित कर दी है। तो कोई नया खिलाड़ी जिसमें दमखम अच्छा हो, रिटर्न्स अच्छे दे सकता हो बाजार का, कोई ऐसा खिलाड़ी। शरद बताइए आपने किसको चुना है श्रेयस अय्यर के लिए? जी बिल्कुल, कैंस टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, ये जो है रिसेंटली लिस्टेड भी हुई है। ये कंपनी जो है श्रेयस अय्यर के जो है हमने कंपैरिजन की है। अब याद रखिए एक स्ट्रॉन्ग प्ले है आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गवर्नमेंट की PLI भी हो रही है। और अभिषेक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कंपनी की क्लाइंट बेस बहुत अच्छी है। ऑफकोर्स अगर दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें तो वो है स्काई, यानी कि सूर्य कुमार यादव। ये जो कंपनी है वो है इंडिगो। अब यहाँ पे क्या हुआ, IPL के समय जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस इनका रहता है। और ऑफकोर्स देखें तो इंडिगो का भी Q1 नंबर्स ले लीजिए और Q2 नंबर्स ले लीजिए, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिल रहे हैं। तो कभी कभी अच्छे सीजनल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, लेकिन जब इनके परफॉर्मेंस होते हैं तो बहुत स्ट्रांग होती है। 2023 में ऑफकोर्स याद रखिए इंडिगो के आप कह सकते हैं पैसेंजर जो ट्रैवल हुई है, पैसेंजर के आंकड़े हुए बहुत स्ट्रांग देखने मिले और ये सस्टेन्ड ट्रैवल देखने मिला है। ऑफकोर्स G20 वर्ल्ड कप के कारण भी जो है बज़ पूरा क्रिएटेड रहेगा। और ये कंपनी मार्केट लीडर है अभिषेक, लगभग 60% का मार्केट शेयर इंडिगो रखती है। तो ये दो स्टॉक्स हुए हैं, श्रेयस अय्यर जो कैंस टेक्नोलॉजी के हैं और इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन के लिए है स्काई यानी सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो आकाश में उड़ने वाला स्काई, इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन और दूसरा कैंस टेक्नोलॉजी। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि रिटर्न्स बहुत ही शानदार कमा के दिए हैं कैंस टेक्नोलॉजी ने। लगातार ये शेयर चल रहा है उसी तरह से जैसे श्रेयस अय्यर चल रहे हैं, उसी तरह से जैसे कि सूर्य कुमार यादव चल रहे हैं। हालांकि ये सूर्य कुमार यादव को लेकर थोड़ी सी आशंकाएं थी कि वनडे में रिकॉर्ड अच्छा रहा नहीं है, लेकिन एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं और उनको इसलिए तरजीह दी गई है इस टीम में। तो ये दो खिलाड़ी हो गए। अब बात आती है ना कि अच्छा ये आपकी टीम तो बन गई, बैटिंग वाली डिपार्टमेंट आपका पूरा हो गया, अब यहां से शुरू होती है ऑलराउंडर और गेंदबाज जो बढ़िया स्ट्राइक रेट, जो फास्ट हो, क्विक हो, घुमावदार हो। ऑलराउंडर की बातचीत कर लेते हैं। ऑलराउंडर यानी कि हार्दिक पांड्या, मतलब बॉलिंग करा लीजिए, आप उनसे फील्डिंग करा लीजिए, कप्तानी करा लीजिए गाहे बगाहे कभी भी, और बैटिंग के तो खैर उस्ताद हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम मौकों पर मैच जिताकर बोली जाते हैं। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको ना हर सिचुएशन से उबारने की क्षमता रखता हो, यानी कि सेफ्टी भी देता हो और ग्रोथ के मौके भी। शरद, ऑलराउंडर बहुत ही स्पेशल पोजीशन टीम में, किसको मिली जगह? अगर ये स्पेशल पोजीशन है तो स्पेशल कंपनी को भी मिलनी चाहिए, वो है रिलायंस। वो ऑलराउंडर है, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में जो है उनका प्रेजेंस देखने मिल रहा है। ऑयल, केमिकल, टेलीकॉम ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए, अब हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल एक इकोनॉमी में जो है मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में जो है इनका जो है एक्सपोजर आ रहा है और एक बहुत रेस्पेक्टेड फैमिली है, हाउस है और सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं वन ऑफ द सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट्स भी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑलराउंडर जो है हार्दिक पांड्या वो है रिलायंस। ठीक है, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हर तरफ जहां भी जाती है कंपनी खलबली मचा देती है। जियो फाइनेंशियल बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है और कहीं न कहीं सुबुगाहट शुरू हो गई है कि किस तरह की धमाके करेगी ये कंपनी। राघवेंद्र जी, ये तीन स्टॉक कैंस टेक्नोलॉजी, इंटरग्लोब, रिलायंस, 3 पोजीशन के लिए आपको लगता है कि ये तीनों के तीनों सिलेक्शन जस्टिफाइड है, या फिर आप बता दीजिए अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर ठीक नहीं है तो आप रिप्लेसमेंट बताइए, हम शामिल करा देंगे टीम में। शरद ने काफी अच्छा सिलेक्शन किया है, स्पेशली ऑलराउंडर स्पॉट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर ये स्टॉक ऑयल में परफॉर्म नहीं करेगा तो रिटेल सेक्टर के नंबर्स अच्छे आ जाते हैं। कभी रिटेल सेक्टर में स्लो डाउन होता है तो जियो टेलीकॉम के नंबर्स अच्छे आ जाते हैं। बट एक ओवरऑल कंपनी लेवल पर
एक प्लेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है या कंपनी के जो आउट परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज बखूबी निभाता है। तो दिस इज एक स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इफ यू आर बुलिश ऑन इंडिया, इफ यू थिंक कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं से इसमें परफॉर्मेंस आ जाएगा। टेलीकॉम का डीमर्जर हो सकता है, रिटेल वेंचर का डीमर्जर हो सकता है, और जियो फाइनेंशियल्स का आपने देखा पोस्ट लिस्टिंग कितना ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस रहा है। तो एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में चाहिए, ऑल सीजन स्टॉक अगर चाहिए तो देयर इज नो बेटर स्टॉक देन रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकंड स्टॉक जो आपने कहा वो था केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी का लिस्टिंग नया है, बट आप इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को अगर पढ़ेंगे और इसके जो इन्वेस्टर मीटिंग्स हो रहे हैं उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा रुचि है, जो हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन केन्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट की जो PLI है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसको ये स्टॉक काफी अच्छे से राइड कर रहा है। तो केन्स टेक्नोलॉजी एक स्टॉक है जो आपको कभी भी अप मूव दे सकता है। सो जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड अदर स्टॉक यू मेंशन वाज थर्ड वन इंडिगो। इंडिगो में आप पैसेंजर ट्रैफिक देखेंगे काफी अच्छा है। एयरपोर्ट पे जो एंट्रीज आउटकम्स के जो इनकम है वो काफी अच्छी है। और ओवरऑल जो डिस्पोजेबल इनकम इंडिया की है, जो कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की है, एक लाइफस्टाइल स्टॉक जिसे कहते हैं, उसमें इंडिगो बहुत अच्छा फिट बैठता है। थोड़ी सी अगर स्टॉक में गिरावट आती है क्योंकि हमें लगता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े अपटिक हैं, जो कि इसका रॉ मटेरियल है, तो इसमें थोड़ा प्राइस करेक्शन आ सकता है। बट अगर आपको लाइफस्टाइल स्टॉक अगर कुछ लेना है तो इंडिगो एक थोड़े से करेक्शन पे एक अच्छा स्टॉक रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। सो वी आर बुलिश ऑन इंडिगो। हम केन्स टेक्नोलॉजी पे भी बुलिश हैं, और इट्स अ हाई रिकमेंडेशन, हाई कन्विक्शन कॉल ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज एज वेल। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कन्विक्शन को लेकर कोई कमी नहीं और आपके लिए ऑलराउंडर बनेगा ये शेयर। केन्स टेक्नोलॉजी के लिए भी ठीक ठाक यहाँ से लक्ष्य हैं। इंटरग्लोब का शेयर भी पसंद है। केन्स के लिए लक्ष्य 2500 का राघवेंद्र जी दे रहे हैं। अब अगले दो प्लेयर जिनके पास ना विकेट कीपिंग का जिम्मा होता है, और ये इसलिए भी खास होती है टीम में जगह क्योंकि आपको ना विकेट्स के पीछे का पूरा डिपार्टमेंट संभालना है और आपको टीम के लिए रन भी बनने हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट में ये देखा जाता है कि आजकल के जो विकेट कीपर्स हैं उनका अंदाज अलग है। तो अलग अंदाज वाले दो प्लेयर जो कहीं ना कहीं अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी जाने जाते हैं और बाकी प्लेयर एज ए प्लेयर उनमें काबिलियत हो। बाजार में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनका स्टाइल अलग है, रन बनाए ना बनाए चर्चा में जरूर रहते हैं अपने अनोखे अंदाज के चलते। शरद बताइए कौन से हैं दो खिलाड़ी है? जी बिल्कुल, दो खिलाड़ी ईशान किशन और केएल राहुल। इनके परफॉर्मेंसेस जो होते हैं हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होते, लेकिन हमेशा वो चर्चा पे रहते हैं। भले उनके यूनिक अटैकिंग स्किल के लिए हुआ या उनके यूनिक हेयर स्टाइल से, उनके कपड़े, तो ओवरऑल जो है ऑफकोर्स ये दिखने में अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस भी रहती है अच्छी, पर कभी कभी पैची ज़रूर रहती है। ईशान किशन के बारे में सबसे पहले कहूँगा कि कौन से स्टॉक होगा, ये होगा जोमेटो। ये अब क्या किया है कि एक टाइप से टर्न अराउंड आया है आप कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर FY24 में सबसे पहली बार जो है कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। ब्लिंकिट एक्विजिशन का इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन आगे जाते हुए जो है ये इम्पैक्ट जो है अब्जॉर्ब हो जाएगा। और याद रखिए अपनी कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्टाइल ज़रूर था शुरुआत में जब कोई स्टार्टअप लिस्ट होती, लेकिन उसके बाद जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स आया है उसके बाद जो है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किए, यानी कि ना कि ग्रोथ पे। तो जो सबसे पहला जो क्रिकेटर रहेगा वो है ईशान किशन, और जो स्टॉक रहेंगे उनके लिए वो रहेगा जोमेटो। इसके अलावा केएल राहुल भी फोकस में रहेंगे, और यहाँ पे कौन सा स्टॉक आएगा, वो आएगा आइशर मोटर्स का। अच्छे प्लेयर हैं लेकिन कुछ हेडविंड्स आ गए हैं। अभी हेडविंड्स क्या है ये इंपॉर्टेंट बात है। हेडविंड्स में ऑफकोर्स आप देखिए बजाज के ट्रायम्फ और हीरो के जो आप कह सकते हैं हार्ली डेविडसन, यहाँ से जो है प्रेशर आ रही है। हालांकि ये मार्केट लीडर ज़रूर है, 90% का मार्केट लीडर है, लगभग 250 सीसी का, लेकिन आप देख सकते हैं नए प्लेयर्स आ रहे हैं प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट में। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि इनका जो है थोड़ा मार्केट शेयर लॉस हो सकता है, स्टॉक में भी दबाव देखने मिला है। तो केएल राहुल होंगे हमारे आइशर मोटर्स। ठीक है, तो ये दो खिलाड़ी केएल राहुल और ईशान किशन। केएल राहुल थोड़े से अनुभवी, ईशान किशन थोड़े से नए। तो जोमेटो और आइशर मोटर थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आई हैं कि उनके सेगमेंट में ना थोड़ी सेध लग रही है। नए जो कुछ खिलाड़ी है, पुराने जो हमने देखा है कि हार्ले डेविडसन ने अब करार किया है हीरो मोटो के साथ,
बाकी ट्रायम्फ ने बजाज के साथ करार किया तो थोड़ी सी उसमें सेंध लगी है और हमने केएल राहुल की पोजीशन को लेकर भी थोड़े से डगमगाते हुए देखा है टीम में। गौरांग सर, क्या आप सहमत हैं ये इन दो खिलाड़ियों से? बाजार के जोमैटो और आयशर मोटर्स कितने सही लग रहे हैं आपको टीम में ये? तो शरद ने जो भी बात की, टिप्पणी की दोनों स्टॉक्स को लेकर के और जो तुलना की है, तो मैं ये जोड़ना चाहूंगा जोमेटो को लेकर के पहले तो कि आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन से आय बढ़ेगी और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से भी आय बढ़ेगी, लेकिन जो एक बात ब्लिंकिट की अभी बात हुई है तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आने वाले भविष्य में योगदान देगा। और जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म फी अब कलेक्शन हो रहा है जोमेटो के तरफ से ब्लिंकिट में, वो मेरे ख्याल से काफी सराहनाजनक है। खरीदारी की राय हाल फिलहाल भी है, 114 का लक्ष्य है करीबन जोमेटो पर। और जब आईपीओ भी आया था, मेरे ख्याल से 65 के आसपास इसका आईपीओ आया था कुछ साल पहले, तो तब भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए जोमेटो में आईपीओ में निवेश की राय दी थी और मौजूदा स्तर में भी खरीदी की राय है, 114-115 के आसपास का लक्ष्य। आयशर मोटर मैं थोड़ा बहुत सहमत नहीं हूं ये जो कंपटीशन की बात की है, क्योंकि ये जो नए रंगरूट आते हैं ये टिकते नहीं है। और अगर आप उपभोक्ताओं की बात करें तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पावर ब्रांड रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स की बनी हुई है, न तो सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, मझौले शहरों में, लेकिन खास करके जो एस्पिरेशंस ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था अभिषेक के 1 लाख तक की मोटरसाइकिल लेने का ख्वाब रखते थे लोग वहां पर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में, लेकिन अब क्योंकि वहां पर आय जो है उनकी बढ़ गई है, तो जो एक्सपेंस करने की ताकत है, खर्च करने की ताकत है, वो बढ़ गई है। और वो एस्पिरेशंस जो 1 लाख की मोटरसाइकिल थी, आज के तारीख में 2.5, 3, 3.25 लाख की मोटरसाइकिल लेने की विचारधारा रख रहे हैं। और उनकी सबसे पहली पसंदगी, काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इस सेगमेंट में, लेकिन सबसे पहली पसंदगी आज के तारीख में भी रॉयल एनफील्ड है, यानी कि बुलेट या फिर मिटियोर या जो भी हिमालयन या फिर जो भी 350-600 सीसी में खरीदारी की है। तो यहां पर खरीदारी की राय है 4110 का लक्ष्य, उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल भी ज्यादा अच्छा कामकाज करती है। अच्छा, टीम के चुनाव करते वक्त कई बार समय कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। और इंडियन टीम की अगर बातचीत करनी हो तो इतने सारे प्लेयर हो और उसमें से आपको अगर 11 या 15 चुननी हो तो बड़ी मुश्किल काम होता है। अब आते हैं आखिर में बॉलर्स कौन से हैं टीम के, क्योंकि आप फास्ट जाने वाले हों, जिनकी स्पीड में दम हो और बाकी और भी उनके अंदर कुछ आप खूबसूरती हो, क्यों ये रन भी थोड़े बना लेते हो तो उस पर आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। ये आपसे शरद ये जानना चाहेंगे, थोड़ा समय बहुत कम है हमारे पास, फटाफट जरा नाम बता दीजिए कि बॉलर्स कौन है आपकी टीम में। जी बिल्कुल, मोहम्मद सिराज जो है टीवीएस मोटर्स होने वाले हैं, यहाँ पे टॉप 2 व्हीलर सेगमेंट के गेनर हैं और आइस सेगमेंट में भी इनकी मार्केट शेयर गेन हो रही है। उमेश यादव जो आरवीएनएल स्टॉक रहेगा, यहाँ पे जो स्टॉक 125% ऊपर है और जो रेलवे की कैपेक्स पुश है उसमें जो है पूरा फोकस रहेगा। और हाल ही में जो है नवरत्न सीपीएसई स्टेटस में आया है। अब जसप्रीत बुमराह जो एचयूएल रह सकते हैं, हालांकि अंडर परफॉर्मर है इस साल, 2% जो है गिरावट है स्टॉक में देखने मिला एचयूएल का और वैल्यूएशंस अभी भी हायर लेवल पे है। और मोहम्मद शामी रहेंगे वरुण बेवरेजेस, क्योंकि वो हर साल परफॉर्म किया और ये ऐसा एकमात्र स्टॉक है जिसने पॉजिटिव रिटर्न जो है एफएमसीजी में हर साल दिया है। और ऑफ कोर्स ज्योग्राफी एक्सपेंशन हो रही है, जो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक है उसमें भी बहुत अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। शरदुल ठाकुर श्री रेणुका शुगर है, क्योंकि वॉलेटिलिटी दिखती है उनके परफॉर्मेंस में। हालांकि अभी शुगर प्राइसेस अपने डोमेस्टिक लेवल पे 6 ईयर हाई पे हैं, पर एक स्ट्रॉन्ग प्ले इथेनॉल की आगे ज़रूर हो सकती है। और आखिर में अक्षर पटेल वो भी लेंगे लिस्ट में। आईआरएफसी जो चर्चे में स्टॉक है, सरप्राइज रनअप देखने मिला है और यहाँ पे याद रखिए एक अच्छी इंक्लूजन हुई है लास्ट मोमेंट में। और इम्पोर्टेंटली ये बता दूं कि ये बोरोइंग आर्म है आपके इंडियन रेलवेज के, तो ये आपके जो है फास्ट बॉलर्स है इस लिस्ट में। ठीक है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कोई सरप्राइजेज नहीं। और उनके मुकाबले के लिए एचयूएल, वरुण बेवरेजेस, श्री रेणुका शुगर, आईआरएफसी। राघवेंद्र जी, समय बहुत ही कम है, जितना कम समय आप बता पाए बताइए, ये चारों के चारों सिलेक्शन ठीक लग रहे हैं या फिर आपको ये दूसरे खिलाड़ी की जगह देना चाहेंगे? आईआरएफसी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो हमें अच्छा लगता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मॉनसून स्टोरी, इलेक्शन ईयर है तो रूरल स्टोरी में अपटिक आएगा, तो ये स्टॉक भी अच्छा है। टीवीएस मोटर्स ऑन करेक्शन
क्योंकि टू अप टू फास्ट हुआ है, तो थोड़ा अगर करेक्शन आता है, नीचे मिलता है, तो एक एंट्री पॉइंट अच्छा होएगा। और तो ब्रॉडली हम सहमत हैं, शरद जी ने जो स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं या सजेस्ट किए हैं, और इनका जो एनालॉजी है वो काफी अचूक है, बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है और मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छा किया है, सो थम्स अप ऑन दैट। ठीक है, अभी शो को समेटने का समय हो गया, नहीं तो ओवर रेट के लिए जुर्माना भी लग सकता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये टीम बनाने में हमारी मदद करने के लिए, और शरद आपका बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए और बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन के लिए भारतीय टीम के मुकाबले में। मार्केट गपशप में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रेटिना स्वदेश के साथ। नमस्कार।